हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल पर फिर से आपका। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 8 के लिए हिंदी की पाठ्यपुस्तक मल्हार एनसीईआरटी की नई पुस्तक है जो कि आपके विद्यालयों में आई है नए कोर्स के रूप में। इसका हमने पहला पार्ट स्टार्ट किया था स्वदेश, यानी जो कविता है स्वदेश, अपने देश के लिए एक बहुत ही अच्छी कविता है, देश प्रेम को दर्शाती हुई। इस कविता का हमने वाचन किया था। वाचन करने के बाद में इसका भावार्थ समझा था। आज हम इस वीडियो में करेंगे इसके आगे के जो प्रश्न उत्तर यानी अभ्यास कार्य जो दिया हुआ है। ये कवि परिचय भी हमने कर लिया था इससे पहले वाले में, और कविता का भावार्थ समझ लिया था, और कविता क्या संदेश देना चाहती है, इसमें मुख्य संदेश कविता का ये भी हमने देख लिया था। ठीक है, आज हम शुरू करेंगे पाठ से, यानी कि जो अभ्यास प्रश्न इसमें दिए हुए हैं उनको हम देखने वाले हैं। तो इनको देखने के लिए बच्चों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कविता का भावार्थ देखने के लिए, कविता का वाचन कैसे करना है उसको देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, या फिर हमारे चैनल पर जा कर के कक्षा 8 का हिंदी मल्हार खोल सकते हैं और कविता का भावार्थ और संदेश को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले है, आइए हम इस कविता को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। नीचे दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी। सबसे पहले दिया हुआ है मेरी समझ से निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर से सम्मुख तारा बनाइए। मतलब जो सही उत्तर है उसके सामने आपको तारा बनाना है। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, वह हृदय नहीं है पत्थर है। इस पंक्ति में हृदय के पत्थर होने से तात्पर्य है सामाजिकता से, संवेदनहीनता से, कठोरता से या नैतिकता से। तो यहाँ संवेदनहीनता से इसका तात्पर्य है, तो हमने यहाँ तारा बना दिया है। इसी तरह का तारा आप भी बना देंगे। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय इस कविता का मुख्य भाव है। ठीक है, तो देखिए, देश की प्रगति, देश के प्रति प्रेम, देश की सुरक्षा और देश की स्वतंत्रता। इनमें से देश के प्रति प्रेम यहाँ पर सही उत्तर होगा, तो इसके आगे हम तारा बना देंगे। फिर है प्रश्न नंबर 3, हम हैं जिसके राजा रानी। इस पंक्ति में हम शब्द किसके लिए आया है। तो देश के प्राकृतिक संसाधनों के लिए, गलत। देश की शासन व्यवस्था के लिए, नहीं। देश के समस्त नागरिकों के लिए, ये सही उत्तर है, देश के समस्त नागरिकों के लिए। तो यहाँ पर हम तारा बना देंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 है, कविता के अनुसार कौन सा हृदय पत्थर के समान है। तो यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 है। यहाँ पर हम तारा बना देंगे, जिसमें देश प्रेम का भाव नहीं, उसके लिए पत्थर के समान हृदय बताया है। ख प्रश्न दिया हुआ है, हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हों। अपने मित्रों के साथ विचार कीजिए कि आपने ये उत्तर क्यों चुना। ठीक है ना, तो ये आपको विचार करना है कि इन चारों प्रश्नों के उत्तर आपने जो चुने हैं वो क्यों चुने हैं। अब है मिलकर करें मिलान। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे स्तंभ 1 में दी गई हैं। उन पंक्तियों का भाव या संदर्भ स्तंभ 2 में दिए गए हैं। पंक्तियों का उनके सही अर्थ या संदर्भों से मिलान कीजिए। तो देखिए, पहला है यहाँ पर, जिसने साहस को छोड़ दिया वह पहुंच सकेगा पार नहीं। तो हमने यहाँ इसको मिलाया है 3rd से, यानी जिसने किसी कार्य को करने का साहस छोड़ दिया हो वह किसी लक्ष्य को प्राप्त नहीं हो सकता, इसका ये सार है। फिर 2nd नंबर का है, जो जीवित जोश जगा न सका उस जीवन में कुछ सार नहीं। इसको हमने मिलाया है 4 से। ये देखिए, जो स्वयं के साथ दूसरों को भी प्रेरित और उत्साहित नहीं कर सकते उनका जीवन निष्फल और अर्थहीन है। 3rd है, जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर है दुनिया दीवानी। 1st से इसको हमने मिलाया है, जिस दिन की ज्ञान संपदा में समूचा विश्व प्रभावित है। 4th है, सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं। इसको हमने मिला दिया है 2nd से, जिस प्रकार युद्ध में तोप और तलवार की आवश्यकता होती है मनुष्य की, उसी प्रकार प्रकृति के लिए साहस और इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। ठीक है,
अब देखते हैं आगे का प्रश्न। पंक्तियों पर चर्चा। कविता से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई है, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए, इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। क है निश्चित है, निसंशय निश्चित है, जान एक दिन जाने को है, काल दीप जलता हरदम जल जाना है परवानों को। ठीक है, तो इन पंक्तियों को हमको पढ़ना है और इन पर विचार करना है। तो देखिए इसका अर्थ है, इन पंक्तियों में जीवन की अनित्य को स्वीकार किया गया है। कवि कहता है कि मृत्यु निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं। जैसे समय का दीपक हमेशा जलता रहता है, वैसे ही उसकी लौ में हर किसी को जलना ही है, यानी जीवन का अंत होना ही है। जैसे परवाना दीपक की लौ में जल सकता है, वैसे ही हर जीवन को अंत की ओर जाना है। और विचार है, हमें मृत्यु से नहीं डरना चाहिए, बल्कि जीवन को सार्थक बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। यह जीवन सीमित है, इसलिए इसे उद्देश्यपूर्ण और देश या समाज या मानवता के लिए समर्पित करना चाहिए। फिर ख वाली जो पंक्तियां हैं उनको देख लेते हैं। सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो इसका अर्थ देखते हैं। इन पंक्तियों में कवि आत्मविश्वास और देशभक्ति की भावना पर बल देता है और कहता है कि हमारे पास सब कुछ है, शक्ति, साधन, साहस, तो फिर देश को स्वतंत्र और समृद्ध बनाने में से कौन रोक सकता है। लेकिन यदि किसी के हृदय में देश के लिए प्रेम नहीं है, तो ऐसा हृदय पत्थर के समान है। और विचार में हम लिख सकते हैं, देश की रक्षा और प्रगति के लिए केवल शस्त्र ही नहीं, बल्कि सच्चा देश प्रेम होना जरूरी है। जब तक हृदय में देश के लिए प्रेम, त्याग और कर्तव्य की भावना नहीं होगी, तब तक कोई परिवर्तन संभव नहीं है। ग वाली पंक्तियों को देख लेते हैं। जो भरा नहीं है भावों से बहती, जिसमें रसदार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो इनका अर्थ देखिए। ये पंक्तियां एक संवेदनहीन और भावशून्य जीवन की आलोचना करती हैं। कवि कहता है कि जो हृदय भावनाओं से रिक्त है, जिसमें प्रेम, संवेदना और देशभक्ति का प्रवाह नहीं है, वह जीवित होकर भी निर्जीव है, यानी कि मरे के समान है। ऐसा हृदय पत्थर जैसा है। और विचारों में हम लिख सकते हैं, मनुष्य को भावनाओं से परिपूर्ण होना चाहिए, खासकर अपने देश के प्रति। केवल भौतिक जीवन नहीं, बल्कि एक भावनात्मक, संवेदनशील और राष्ट्र प्रेम से भरा जीवन ही सच्चा जीवन है। सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि तीनों पंक्तियां हमें जीवन की क्षणभंगुरता, आत्मबल और राष्ट्र के सच्चे प्रेम की ओर प्रेरित करती हैं। ये पंक्तियां हमें यह भी सिखाती हैं कि बिना भावना, बिना देश प्रेम के कोई भी जीवन पूर्ण नहीं हो सकता। अब है सोच विचार के लिए। कविता को पुनः ध्यान से पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए। हमें जिसके राजा रानी, पंक्ति में राजा रानी किसे और क्यों कहा गया है। तो देखिए, इस पंक्ति में राजा रानी संभवतः देश के नागरिकों को कहा गया है, जो अपने देश के भविष्य और प्रगति के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक वैसे ही राजा रानी अपने राज्य के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। फिर ख वाला प्रश्न देखते हैं। संसार संग चलने में आप क्या समझते हैं। जो व्यक्ति संसार संग नहीं चलता, संसार उसको क्यों नहीं हो पाता है। उत्तर लिखेंगे इसका, संसार संग चलने से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर यहाँ से लिखेंगे। संसार संग चलने का अर्थ है समाज और समय के साथ कदम मिलाकर चलना, परिवर्तनों को स्वीकार करना और सामूहिक प्रगति में योगदान देना। जो व्यक्ति संसार संग नहीं चलता, वह समाज से कट जाता है या पिछड़ जाता है और उसका कोई सामाजिक महत्व या पहचान नहीं बन पाती है। ठीक है। फिर है ग नंबर पर प्रश्न। उस पर है नहीं पसीजा जो, क्या है वह भूखा भार नहीं। पंक्ति से आप क्या समझते हैं, बताइए। तो इसका उत्तर देखते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए, इस पंक्ति का अर्थ है कि जिस व्यक्ति के मन में दूसरों के प्रति दया या करुणा नहीं है, वह धरती पर केवल एक बोझ के समान है। ऐसे व्यक्ति का समाज में कोई सकारात्मक योगदान नहीं होता है। ठीक है। फिर आगे की पंक्तियां पढ़ते हैं। आगे का प्रश्न। कविता में देश प्रेम के लिए बहुत सी बातें आई हैं, आप देश प्रेम से क्या समझते हैं, बताइए। तो घ का उत्तर हम देखते हैं यहाँ पर। देश प्रेम का अर्थ है
अपने देश के प्रति निष्ठा, भक्ति और समर्पण का भाव रखना। इसमें देश की संस्कृति, भाषा, इतिहास और नागरिकों के प्रति सम्मान शामिल है। साथ ही देश की उन्नति और सुरक्षा के लिए कार्य करने की भावना भी। ठीक है, आगे का प्रश्न देखते हैं। यह रचना एक आह्वान गीत है जो हमें देश प्रेम के लिए प्रेरित और उत्साहित करती है। इस रचना की अन्य विशेषताएं ढूंढिए और लिखिए। तो अन्य विशेषताएं हमको ढूंढनी है और लिखनी है। तो देखिए, ये रचना एक आह्वान गीत है जो देश प्रेम के लिए प्रेरित करती है। इसकी अन्य विशेषताएं हो सकती हैं, यह एक प्रेरणादायक भाषा का प्रयोग करती है, यह देशभक्ति की भावना को जगाती है, यह सामूहिक चेतना और एकता का संदेश देती है, यह चुनौतियों का सामना करने और देश के लिए त्याग करने का आह्वान करती है। अब है अनुमान और कल्पना से। हम अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए और लिखिए। जितने की खजाने खोले हैं, अनुमान करके बताइए कि इस पंक्ति में किस प्रकार के खजाने की बात की गई होगी। ठीक है ना, और अनुमान और कल्पना से ही हमको उत्तर देना है। तो बच्चों, आप अपना अनुमान और कल्पना लगा करके आप अपना उत्तर भी अलग तरह से लिख सकते हैं। हमने जो उत्तर लिखा है वो हम यहाँ आपको बता रहे हैं कि इस पंक्ति में खजाने से तात्पर्य भौतिक धन दौलत से नहीं, बल्कि ज्ञान, कला, संस्कृति, प्राकृतिक सौंदर्य या देश की अमूल्य विरासत से हो सकता है, जिसे किसी ने उजागर किया या लोगों के सामने प्रस्तुत किया। अगला प्रश्न है, जिसकी मिट्टी में उगे बड़े, पंक्ति में उगे बड़े किसके लिए और क्यों कहा गया होगा? उगे बड़े शब्द का प्रयोग उन लोगों के लिए किया गया होगा जो उस विशेष मिट्टी या भूमि पर पैदा हुए और पले बड़े हैं। यह मातृभूमि के साथ उनके गहरे संबंध और पहचान को दर्शाता है। फिर अगला प्रश्न है, वह हृदय नहीं है पत्थर है। पंक्ति में हृदय के लिए पत्थर का शब्द का प्रयोग क्यों किया गया होगा? तो हृदय के लिए पत्थर शब्द का प्रयोग उस व्यक्ति के लिए किया गया होगा जिसमें संवेदनशीलता, दया, करुणा या मानवीय भावनाएं नहीं हैं। यह कठोरता, निर्दयता और भावनात्मक शून्यता को दर्शाता है। आगे वाला प्रश्न है, कल्पना कीजिए कि पत्थर आपको अपनी कथा बता रहा है। वो आपसे क्या क्या बातें करेगा और आप उसे क्या क्या कहेंगे? तो पत्थर शायद अपनी प्राचीनता, विभिन्न युगों में हुए परिवर्तनों, प्रकृति की शक्तियों के प्रभाव जैसे नदी की धारा का बदलना और अपने आसपास के जीवन के बारे में बताएगा। मैं उसके अनुभवों और उसके द्वारा देखे गए इतिहास और उसके महत्व के बारे में पूछूंगा और उसे प्रकृति का एक मौन साक्षी मानकर सम्मान दूंगा। ठीक है, आगे का प्रश्न है, देश प्रेम की भावना और देश की सुरक्षा से ही नहीं बल्कि संरक्षण से भी जुड़ी है। अनुमान करके बताइए कि देश के किन किन संसाधनों या वस्तुओं आदि को संरक्षण की आवश्यकता है और क्यों? तो देश के प्राकृतिक संसाधनों जैसे वन, जल, वन्यजीव, ऐतिहासिक धरोहरों जैसे किले, स्मारक, प्राचीन स्थल, सांस्कृतिक विरासत जैसे लोक कलाएं, संगीत, नृत्य और भाषाई विविधता को संरक्षण की आवश्यकता है। इनका संरक्षण इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये हमारी पहचान, इतिहास और भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है और आने वाली पीढ़ियों के लिए इन्हें बचाए रखना हमारा कर्तव्य है। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न हो गए। अब देखते हैं कविता की रचना। जिसकी मिट्टी में उगे बड़े, पाया जिसमें दाना पानी है, माता पिता बंधु जिसमें हम हैं जिसके राजा रानी। इन पंक्तियों के अंतिम शब्दों को ध्यान से देखिए। अंतिम शब्द जैसे बड़े, पानी जिसमें रानी। ठीक है ना, तो दाना पानी और राजा रानी, इन शब्दों की अंतिम ध्वनि एक सी है। इस विशेषता को तुक मिलाना कहते हैं। अब नीचे दिए गए प्रश्नों के पर 5-5 समूह में मिलकर चर्चा कीजिए और उनके उत्तर लिखिए। शब्दों के तुक मिलाने से कविता में क्या विशेष प्रभाव पड़ा है? तो सबसे पहले तो इसका देखेंगे क्या विशेष प्रभाव पड़ा है। कविता में शब्दों के तुक मिलाने से जैसे दाना पानी और राजा रानी, कविता में एक लय और संगीतमयता आती है। इससे कविता पढ़ने में अधिक आनंददायक लगती है और याद रखना भी आसान हो जाता है। यह कविता को अधिक आकर्षक और प्रभावशाली बनाता है। फिर ख जो प्रश्न है, कविता को प्रभावशाली बनाने के लिए और क्या क्या प्रयोग किए गए हैं? तो कविता को प्रभावशाली बनाने के लिए तुकबंदी के अलावा निम्नलिखित प्रयोग किए गए हैं। भावनात्मक जुड़ाव, कविता में माता पिता, बंधु, राजा रानी जैसे शब्दों का प्रयोग करके देश या जन्मभूमि के प्रति प्रेम और अपनत्व की भाव को जगाया गया है। सरल भाषा, कविता की भाषा सरल और सुबोध है जिससे यह आसानी से समझ में आ जाती है और पाठक से जुड़ जाती है। छंदबद्धता और लयबद्धता,
तुकबंदी के साथ साथ पंक्तियों में एक निश्चित लय का प्रयोग किया गया है जो कविता को प्रभावमय बनाया। चित्रण, कविता में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जो पाठक के मन में एक स्पष्ट चित्र बनाते हैं, जैसे मिट्टी में उगे बड़े, दाना पानी पाया। फिर अब प्रश्न है आपकी कविता। देश प्रेम से जुड़े अपने विचारों को आधार बनाते हुए कविता को आगे बढ़ाइए। वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इसको अपने अनुसार लिखना है। तो यहाँ से हमने लिखा है, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जो देश के लिए ना जिए उसका जीवन बेकार सही। देश की सेवा में जो प्राण लुटाए वह सच्चा देशभक्त कहलाए। मातृभूमि की रक्षा में जो आगे आए वही सच्चा सपूत कहलाए। आओ मिलकर देश बनाएं, प्रेम और सद्भाव फैलाएं, वह हर नागरिक को शिक्षित बनाएं, स्वर्णिम भारत का सपना सजाएं। तो ये हमने लिखी है। आप अपने अनुसार अन्य कविता भी लिख सकते हैं। भाषा की बात आ जाती है। शब्द से जुड़े शब्द, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में स्वदेश से जुड़े शब्द अपने समूह में चर्चा करके लिखिए। फिर मित्रों से मिलाकर अपनी सूची बढ़ाइए। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, स्वदेश, सम्मान, प्यार, सेवा, बलिदान और गौरव तो यहाँ दे रखे हैं। और हम इसको आगे बढ़ा के और अगर लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं, स्वदेश से हमको और क्या चाहिए, हमको बलिदान की भावना जैसे यहाँ लिखी हुई है, सम्मान की भावना लिखी हुई है, प्यार की भावना लिखी है, सेवा की भावना लिखी हुई है, गौरव की बात लिखी हुई है कि यहाँ गौरव भी होना चाहिए। और इसके लिए और क्या होना चाहिए, कुछ करने के लिए, गंदगी नहीं फैलाना, साफ स्वच्छता रखना, ठीक है ना, पर्यावरण प्रदूषण को बचाना, इस तरह की हम बातें यहाँ पर और लिख सकते हैं। त्याग करना, त्याग भी लिख सकते हैं इसमें। इस तरह की इसमें बातें हम लिख सकते हैं। फिर है विराम चिन्हों को समझें। जो चल न सका संसार संग, वह तीज जिसमें रसदार नहीं। पाया जिसमें दाना पानी, है मात पिता बंधु जिसमें हम हैं जिसके राजा रानी। जिससे न जाति उद्धार हुआ। तो यहाँ पर क्या करना है बच्चों, कविता में आई हुई उपयुक्त पंक्तियों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। इनमें कुछ शब्दों के बीच एक चिन्ह लगा हुआ है, इसे योजक चिन्ह कहते हैं। योजक चिन्ह दो शब्दों में परस्पर संबंध स्पष्ट करने वाला तथा उन्हें जोड़कर लिखने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। कविता में संदर्भ के अनुसार योजक चिन्हों के स्थान पर ता, की, के और में से कौन से शब्द जोड़ेंगे जिससे स्पष्ट हो सके। लिखिए, संकेत, जो चल न सका संसार के संग। तो ठीक है, अपन देखते हैं इसमें कहाँ क्या लिखना है। जो चल न सका संसार के संग, तो संसार संग लिखा हुआ था, हमने के लगा दिया। बहती जिसमें रस धार नहीं, तो रस की धार लिख दिया। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, की आ जाएगा, और यहाँ के आ गया। पाया जिसमें दाना पानी, तो दाना और पानी तो और आ गया। है माता पिता और बंधु जिसमें, यहाँ भी आ गया माता पिता और बंधु। हम हैं जिसके राजा और रानी और आ गया। जिससे जाति का उद्धार, जिससे न जाति का उद्धार हुआ। ठीक है ना। तो इस तरह से हमने इस को आगे बढ़ा दिया है, सही कर दिया है। तो इसी तरह से आप भी कर सकते हैं। अब है शब्द मित्र। है जान एक दिन जाने को, है काल दीप जलता हरदम। उपयुक्त पंक्तियों को ध्यान दीजिए। इन दोनों पंक्तियों में है शब्द पहले आया है, जिसके कारण कविता में लयात्मकता आ गई है। यदि है का प्रयोग पंक्ति के अंत में किया जाए तो यह गद्य जैसी लगने लगेगी, जैसे कि जान एक दिन जाने को है, काल दीप हरदम जलता है। अब कविता में ऐसी पंक्तियों को चुनिए जिनमें है शब्द का प्रयोग पहले हुआ है। चुनी हुई पंक्तियों में शब्दों के स्थान बदलकर पुनः लिखिए। अब नीचे दी गई पंक्तियों में है शब्द का प्रयोग पहले करके पंक्तियों को पुनः लिखिए और देखिए कि इनमें पंक्तियों के सौंदर्य में क्या परिवर्तन आया है और साथियों से चर्चा कीजिए। जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर है दुनिया दीवानी। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, है शब्द का प्रयोग करके पहले होने वाली पंक्तियाँ और उनके स्थान पर बदल कर पुनः लिखा गया रूप। है जान एक दिन जाने को, अब इसको बदल के लिखेंगे। यहाँ से जान एक दिन जाने को है काल दीप जलता हरदम,
तो यहाँ लिखेंगे काल दीप हरदम जलता है। ठीक है और हैं शब्द का प्रयोग पहले करके पंक्तियों को पुनः लिखना। है जिस पर ज्ञानी भी मरते, है जिस पर दुनिया दीवानी। ठीक है। अब है समानार्थी शब्द। कविता में से चुनकर कुछ शब्द तालिका में दिए गए हैं। दिए गए शब्दों से इनके समानार्थी शब्द ढूंढकर तालिका में दिए गए रिक्त स्थानों पर भरिए। यहाँ बच्चों रिक्त स्थान दिए हुए हैं, तो देखिए इसमें से ढूंढ के हमको भरने हैं। तो भू का हो जाएगा धरा और पृथ्वी, दीप का प्रदीप दीपक, हृदय का दिल और जी, और तलवार का अस्सी और कृपाण, और दुनिया का जग और संसार, और पत्थर का पाहन और पाषाण। तो इस तरह से ये समानार्थी शब्द हैं जिनको हमने यहाँ लिख दिया है। अब है कविता का शीर्षक। वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इस कविता का शीर्षक है स्वदेश। कई बार कवि कविता का किसी पंक्ति को ही कविता का शीर्षक बनाते हैं। यदि आपको भी इस कविता की एक पंक्ति को चुनकर नया शीर्षक देना हो तो आप कौन सी पंक्ति को चुनेंगे और क्यों? तो इसका उत्तर बच्चों हम इस प्रकार लिखेंगे। यदि आपको इस कविता का नया शीर्षक देना हो तो कौन सी पंक्ति चुनेंगे? तो यदि मुझे इस कविता का एक नया शीर्षक देना होता तो मैं वह हृदय नहीं है पत्थर है इस पंक्ति का चयन करता या करती। चयन का कारण भी लिखना है यहाँ पर। यह पंक्ति कविता के केंद्रीय भाव को सशक्त रूप से व्यक्त करती है, जो देश प्रेम के महत्व और उसके भाव में हृदय की कठोरता को उजागर करती है। यह पंक्ति पाठक के मन में तुरंत एक गहरा प्रभाव डालती है और कविता के संदेश को प्रभावी ढंग से संप्रेषित करती है। ठीक है। अब है पाठ से आगे। आपकी बात। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, उन चित्रों पर सही का चिन्ह लगाइए जिन्हें आप स्वदेश प्रेम की श्रेणी में रखना चाहते हैं। ठीक है ना, या चाहेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले चित्र में ये बच्ची पेड़ों को पानी दे रही है, यानी कि वृक्षारोपण को बढ़ावा दे रही है, उनकी सुरक्षा कर रही है। तो यहाँ हम सही लगाएंगे, यह स्वदेश प्रेम की। यहाँ पर ये सभी लोग टीवी देख रहे हैं, तो ये स्वदेश प्रेम में नहीं आएगा। ठीक है। यहाँ पर बच्चे देश के लिए कोई खेल खेल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर सही का चिन्ह आएगा। फिर इसमें देखिए यहाँ पानी भरा जा रहा है और एक दूसरे की सहायता की जा रही है। जो एक दूसरे की सहायता और जो आगे आग लगी है एक मकान में, उस पर पानी डाला जा रहा है, तो यह भी स्वदेश प्रेम में आएगा, इसलिए यहाँ सही का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर एक बालिका फूलों का गुलदस्ता एक सैनिक को दे रही है, तो स्वदेश प्रेम को दर्शाता है। फिर यहाँ पर देखिए एक छोटे बच्चे की जो पेरेंट्स है, माँ है, वो बैठी हैं और बच्चे वहाँ से सफाई कर रहे हैं, तो यह भी स्वदेश प्रेम को दर्शाता है। ठीक है। यहाँ पर एक किसान को दर्शाया है जो अपने खेत में हल चला रहा है, तो यह भी स्वदेश प्रेम को दर्शाता है। यहाँ एक बूढ़ी औरत को एक बालिका सड़क क्रॉस करवा रही है, तो यह स्वदेश प्रेम को दर्शाता है। यहाँ पर एक बूढ़े से दो बच्चे पूछ रहे हैं उसकी सहायता के लिए, तो यह भी स्वदेश प्रेम को दर्शाता है। फिर यहाँ एक बच्चा किले की दीवार को ख़राब कर रहा है, उस पर कुछ लिख रहा है, तो यह स्वदेश प्रेम को नहीं दर्शाता है, तो यहाँ हम नहीं लगाएंगे। यहाँ पर अपने झंडे के प्रति जो राष्ट्रीय गीत है, अपना राष्ट्रगान है, उसको गाया जा रहा है, तो यह भी स्वदेश प्रेम को दर्शाता है। बैंक में यहाँ सभी लाइन बना करके खड़े हैं, अनुशासन बनाए रखा है, तो यह है स्वदेश प्रेम में आता है। फिर यहाँ एक गार्डन में लिखा हुआ है फूल ना तोड़ें, तो यह भी स्वदेश प्रेम को दर्शाता है। यहाँ इस रूम में लाइट भी जल रही है, पंखा भी चल रहा है, लेकिन कोई बैठा हुआ नहीं है, तो यह स्वदेश प्रेम को नहीं दर्शाता है, यहाँ हम सही का चिन्ह नहीं लगाएंगे। यहाँ पर देखिए पानी भर रहे हैं और पानी के ऊपर लड़ाई कर रहे हैं, तो लड़ना स्वदेश प्रेम को नहीं दर्शाता है। अब है हमारे अस्त्र शस्त्र। सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं। देश की सीमा पर सैनिक सुरक्षा प्रहरी की भांति खड़े रहते हैं। वे बुरी भावना से अतिक्रमण करने वाले का सामना तोप तलवार बंदूक आदि से करते हैं। आप बताइए कि निम्नलिखित स्वदेश प्रेमियों के अस्त्र शस्त्र क्या क्या होंगे। विद्यार्थी का अस्त्र शस्त्र ज्ञान और शिक्षा, अध्यापक का अस्त्र शस्त्र ज्ञान और नैतिक मूल्य,
कृषक का हल बीज और कड़ी मेहनत, चिकित्सक का दवाएं उपकरण और समाज सेवा भाव, वैज्ञानिक का अनुसंधान प्रयोग और खोज, श्रमिक का औजार और शारीरिक श्रम, और पत्रकार का कलम कैमरा और सच्चाई। अब है अपनी भाषा अपने गीत। कक्षा में सभी विद्यार्थी अपनी अपनी भाषा में देश प्रेम से संबंधित कविताओं और गीतों का संकलन करें। किसी एक गीत की कक्षा में संगीतात्मक प्रस्तुति भी करें, मतलब सुनाना भी है आपको अपनी अपनी लोकल भाषा में। फिर है तिरंगा झंडा कब प्रसन्न और कब उदास। राष्ट्रीय ध्वज देश का सम्मान है। एक दिन सोने से पहले पूरे दिन कार्यों को याद कीजिए और विचार कीजिए आपके किन कार्यों से तिरंगा झंडा उदास हुआ होगा और किन कार्यों से तिरंगे झंडे को प्रसन्नता हुई होगी। ठीक है ना। तो यहाँ हमने उत्तर लिखा है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा जिसको कहते हैं देश के सम्मान का प्रतीक है। अपने पूरे दिन के कार्यों को याद करके और विचार करके हमको यहाँ लिखना है। तो तिरंगे को प्रसन्नता होती है जब हम देश के प्रति सम्मान दिखाते हैं, राष्ट्रीय प्रतीकों का आदर करते हैं, हम ईमानदारी और निष्ठा से अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, हम देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में सहयोग करते हैं, हम शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के क्षेत्रों में प्रगति करते हैं। और तिरंगे को उदासी कब होती है? जब हम देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होते हैं या राष्ट्रीय प्रतीकों का अनादर करते हैं, हम भ्रष्टाचार, हिंसा या किसी भी प्रकार के अन्याय को बढ़ावा देते हैं, हम सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ते हैं या भेदभाव करते हैं, हम अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतते हैं या देश के विकास में बाधा डालते हैं। ठीक है। अब है झरोखे से अपने देश प्रेम से संबंधित स्वदेश कविता पढ़ी। अब आप स्वदेशी कपड़े खादी से संबंधित सोहनलाल द्विवेदी की कविता खादी गीत का एक अंश पढ़िए। एक छोटा सा भाग पढ़ना है अपने को, तो यहाँ पढ़ते हैं और इस कविता को याद भी करना है। खादी के धागे धागे में अपनेपन का अभिमान भरा, माता का इसमें मान भरा, अन्यायी का अपमान भरा। खादी के रेशे रेशे में अपने भाई का प्यार भरा, माँ बहनों का सत्कार भरा, बच्चों का मधुर दुलार भरा। खादी की रजत चंद्रिका जब आकर तन पर मुस्काती है, तब नवजीवन की नई ज्योति अंत स्थल में जग जाती है। ठीक है। साजी समझ अपने स्वदेश कविता और खादी गीत का उपयुक्त अंश पढ़ा। स्वतंत्रता आंदोलन के समय लिखी गई दोनों कविताओं में देश प्रेम किस प्रकार से अभिव्यक्त हुआ है, साथियों से मिलकर चर्चा कीजिए। साथ ही खादी गीत पूरी कविता को पुस्तकालय या इंटरनेट से ढूंढकर पढ़िए। ये छोटी सी कविता का एक हिस्सा दिया हुआ था, पूरी कविता को आपको ढूंढना है पुस्तकालय में या फिर इंटरनेट पर और उसको पढ़ना है। फिर है खोजबीन के लिए नीचे दी गई इंटरनेट कड़ियों का प्रयोग कर आप देश प्रेम और स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित रचनाएं पढ़ सकते हैं, जैसे सारे जहां से अच्छा, दीवानों की हस्ती, झांसी की रानी। ठीक है ना। तो ये सारी कविताएं इनको आप पढ़ सकते हैं और याद भी कर सकते हैं और अपनी क्लास में सुना भी सकते हैं। और स्टूडेंट्स, इसी के साथ में हमारा ये चैप्टर पूरा हो जाता है। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इससे आगे के चैप्टर देखने के लिए, अन्य क्लासेज के चैप्टर देखने के लिए या आपकी जो कार्य पुस्तिकाएँ हैं, वर्कबुक हैं, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, उनको देखने के लिए बच्चों हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कर लें। और जिस वीडियो को भी आप देखें उसको लाइक करना ना भूलें और कमेंट लिख के बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा।